समझ आई? ये रेडियोएक्टिव सब्सटेंस जो हीलियम एटम से ये निकलते हैं बड़ी जोर की, और ये चीजों को पेनिट्रेट कर पाते हैं, सेम होता है। अब रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। कौन सा किया? ठीक है। अब ना मैं ना पहले आपको एक सिंपल सी फिगर दिखाता हूँ क्या किया, फिर उसको हम थोड़ी देर में एक्सप्लेन करेंगे, कुछ पॉइंट समझेंगे उसको क्या है। अब उसको ये बात पता थी कि कुछ पार्टिकल्स प्रोटॉन्स पॉजिटिव है उसके अंदर, एटम के अंदर, और कुछ पार्टिकल्स नेगेटिव है, लेकिन ये नहीं पता था कैसे अरेंज है। वो तो रदरफोर्ड वाला थॉमसन वाला मॉडल लेके चल रहा था। तो हमने कहा कि उसने गोल्ड की फॉइल लगाई। अब जो फॉइल है गोल्ड की, अगर मैं एक शीट की बात करता हूँ, मैं एक इस शीट की बात करता हूँ, ये गोल्ड की फॉइल है, तो एक एटम यहाँ होगा, एक एटम यहाँ होगा, एक यहाँ, इस तरह से होगा। तो ना उन्होंने इस तरह से, हम दिखा रहे हैं आपको कि एटम्स शीट के अंदर लगे हुए हैं। हम बहुत एग्जेजरेट करके बड़ा करके दिखा रहे हो सकता है इसी के अंदर 10 करोड़ एटम्स होंगे, लेकिन हमने ऐसे दिखाया इस तरह से एटम्स अरेंज है। उन्होंने यहां से गोल्ड जो अल्फा पार्टिकल्स है वो क्या किए, अल्फा पार्टिकल्स का चार्ज क्या है? पॉजिटिव। तो उन्होंने ना एक चीज देखी, अल्फा पार्टिकल्स, एक सेकेंड। अब यहाँ पे आपने ना तीन चीजें देख रही है। जो रेडिएशन पास हुई, तो उन्होंने इस रेडिएशन को, अब रेडिएशन जब पास हुई ना, तो उन्होंने ना यहाँ पे ना चारों तरफ से एक शीट लगाई हुई थी। क्या लगाई हुई थी? वो शीट से उस पे कुछ लाइट रिसीव हो रही थी, जिससे उनको रेडिएशन के बारे में पता चला था। रेडिएशन वर इनविजिबल, वैसे नहीं दिख सकती। अब यहाँ पे आपने तीन चीजें देखो, ज्यादातर पार्टिकल्स स्ट्रेट गए हैं। सबसे पहले आता है व्हेन ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट व्हाट द ऑब्जर्वेशंस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन देखी गई कि मोस्ट ऑफ द alpha particles pass straight from the gold foil without any deflection। पहला पॉइंट है, most of alpha particles pass straight through 10 मिनट्स में करूं, 2 मिनट बाद, एक सेकेंड। हेलो, हाँ जी, कहाँ पे? बोल दो, कर देगा। हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ फिर? अब ठीक है? ठीक ठीक ठीक। हाँ 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 हाँ। और बोलो बाल्टी दे दे, मम्मी को बड़ी पसंद होती है बाल्टी। हाँ जी भाई साहब, सर हो गया अपना काम? और बाहर कर दिया, रोड इधर गेट के पास, मेन गेट के पास? कर देता है यार, छोटा सा काम है ये भी यार। कितना लगेगा यार? 1 लीटर लगना है यहाँ पे, तो बढ़िया वाला भी नहीं लगना, लोकल ही लगना है। अच्छा, अब आपका कितना देना है मैंने? 8,000 देना है। ठीक है। तो जनाब मैं अभी ऑफिस हूँ, आप सुबह ले सकते हो मेरे से? या ऑनलाइन ऑनलाइन ले लो मेरे से, या सुबह ले लो। मैं अभी एक्चुअली आज ना गलती हो गई कि मुझे लगा था मैं आ जाऊंगा शाम को 5-6 बजे तक, तो मैंने कहा था मैं आके दे दूंगा।
तो आप सुबह में से कभी, मैं रात को लेकर आऊंगा, मैं घर पे रख दूंगा, कभी भी आप आके इनसे ले लीजिएगा, ठीक है? और वो पेंट भी करना है बाहर। हाँ, अरे कितने का पेंट आएगा यार? यार इतना महंगा है? अच्छा अच्छा अच्छा, कर दो यार, आप कल कर दो, मैं देख लूंगा अपने आप, कोई बात नहीं है। ठीक है, ठीक। ओके। ऑन है रिकॉर्डिंग? ओके। ओके, सबसे पहला क्या हुआ कि आप ध्यान से देखो यहाँ पे, ये रेस स्ट्रेट गई है, राइट? ये रेस स्ट्रेट गई है, ये स्ट्रेट गई है, ये स्ट्रेट गई है, ये स्ट्रेट, बहुत सारी रेस स्ट्रेट गई। ज्यादातर रेस क्या हुई है? पास स्ट्रेट फ्रॉम द गोल्ड फॉइल। दूसरा चीज आपने देखी, थोड़ी सी रेस डिफ्लेक्ट हुई है। डिफ्लेक्ट हुई है मतलब उन्होंने एंगल चेंज किया है, उन्होंने, अब जो थोड़ी सी रेज ने एंगल चेंज किया है, तो अभी हम ऑब्जर्वेशन लिख रहे हैं, ये क्यों हुआ उसको हम बाद में देखेंगे। सेकंड, फ्यू रेज, वेरी फ्यू रेज, या फ्यू रेज लिखो, फ्यू रेज passes from, एक सेकेंड, gold foil with little deflection, यहां पे, एंड वेरी फ्यू with larger deflection। यानी कि थोड़ी सी रेस हल्के हल्का सा सीधी जा रही थी, हल्की हल्की मुड़ गई, और कुछ रेस ज्यादा मुड़ी। देखो यहाँ पे ये जो डिफ्लेक्शन है आप स्मॉल देखेंगे, यहाँ पे ये डिफ्लेक्शन आप स्मॉल देखेंगे, ये डिफ्लेक्शन भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, लेकिन ज्यादा डिफ्लेक्शन की एक दो ही बनी हुई है रेस, राइट? तो उन्होंने क्या देखा कि वेरी फ्यू, कुछ रेस ज्यादा कम एंगल से डिफ्लेक्ट हुई है, समझ आ रही है बात, और कुछ रेस ज्यादा एंगल से हुई है। तीसरा पॉइंट उन्होंने देखा कि वेरी वेरी फ्यू रेस डिफ्लेक्ट, रिबाउंड ऑन हिटिंग, टकरा के वापस चली गई। थर्ड उन्होंने देखा, वेरी वेरी फ्यू रीबाउंड, रीबाउंड मतलब रीबाउंड ऑन हिटिंग गोल्ड फॉइल। दिस इज ओके? अब यहां तक क्लियर है? इसके बाद अब यहाँ पे हुआ क्या, इससे हुआ क्या? अब इसके बाद उन्होंने ऑब्जर्वेशंस के बाद उन्होंने अपनी एक रिसर्च बताई। अब उस रिसर्च के लिए मैं दोबारा से एक्सपेरिमेंट बनाता हूँ, छोटा सा एक्सपेरिमेंट बनाता हूँ, और फिर हम समझेंगे इसको। ये बेटा, अल्फा पार्टिकल्स, आप ये समझो कोई रेज है, किसी एटम से निकलती है, और वो पॉजिटिव चार्ज है, वो निकल के किसी चीज को पार करके जा सकती है। जैसे एक्सरेज है, एक्सरेज मेरी स्किन को पास कर सकता है, लेकिन मेरी बोन्स को पास नहीं कर सकता। तो वो रेज उन्होंने, गोल्ड फॉइल इसलिए यूज की गई। व्हाई डज ही यूज अ गोल्ड फॉइल? बिकॉज गोल्ड फॉइल इज वेरी मेलेबल एंड इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट, एंड सेकंड इट इज नॉट रिएक्टिव मेटल, सो देयर इज नो चांस दैट इट कैन रिएक्ट विद एनीथिंग। इसलिए हमने गोल्ड फॉइल यूज की, और उसके निकाल के उसके रेडिएशन को चेक किया कि क्या होता है, ये अगर एटम खाली है भरा हुआ है। वो देखना चाह रहे थे कि अगर एटम भरा होगा, हड्डियों से बना होगा सपोज, तो भाई नहीं निकल सकती, खाली होगा तो पार हो जाएगी। वो ये देखना चाह रहे थे। समझ आई बात? हीलियम एटम एक इजीली था, हार्मफुल भी कम था, इसलिए यूज किया गया। और दूसरे है जो बहुत रेडियोएक्टिव है, एंड दे आर क्वाइट डेंजरस, दे कैन नॉट बी स्टोर्ड इजीली, एंड दैट टाइम टेक्नोलॉजी वाज इवन नॉट वेरी हाई टू फाइंड अदर काइंड ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस। जैसे पॉजिटिव चार्ज अगर गया, तो अगर इलेक्ट्रॉन से कांटेक्ट में आया होगा, तो मैंने अभी इस बारे में कोई बात नहीं की आपसे। अगर मैंने बस ऑब्जर्वेशंस किए, मैंने अभी कोई और बात नहीं की है, सो लेट अस नॉट डिस्कस इट। मैं आऊंगा उस पॉइंट पे, ठीक है? बीच में क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगी। अब यहाँ पे हम दोबारा से उसको बनाते हैं। अब उन्होंने जो एटम बनाया, उन्होंने कहा रबड़ कैसे यूज होती है?
अरे वो तो मुझे पता है यार, यहाँ पे होती है वो, वैसे डायरेक्ट भी यूज होती है ना। बेटा टेल भी चलती है, पेन चलते हैं, समझ आई? ये विजिबल है, लाइट करूं? ये जो 2 प्लस या 3 4 बना रहा हूं, यानी कि दिस इज फुल ऑफ प्लस। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब लाइट ये सीधी गई, देखिए इट पास स्ट्रेट, जो यहां से गई वो हल्की सी मुड़ी, जो बहुत इसके पास से गई वो ज्यादा मुड़ी, ये स्ट्रेट गई, ये स्ट्रेट गई, ये स्ट्रेट गई, ये वाली थोड़ी सी इसके पास से थोड़ी सी मुड़ी, ये स्ट्रेट गई, और एक यहां से जो गई वो वापस मुड़ गई, ये स्ट्रेट गई, ये थोड़ी सी मुड़ी, ये वाली ज्यादा मुड़ी, राइट। अब यहाँ पे आपको ना एक चीज समझ आ रही होगी, अल्फा पार्टिकल्स का चार्ज क्या था? अल्फा पार्टिकल्स वर पॉजिटिव चार्ज। सो उन्होंने बताया सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द लाइन, इसके पीछे रीजन दिया द एटम हैज अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस। एटम हैज अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस, खाली स्पेस ही तभी निकल गए क्योंकि अगर, जैसे इसने पूछा, अगर नेगेटिव के पास से निकलते, इलेक्ट्रॉन के पास से निकलते उसके बाद चिपकते तब भी डिफ्लेक्शन होनी थी, पॉजिटिव के पास जाते तो उससे दूर होते, यानी बीच में खाली जगह थी, वो वहां से निकल गए, ना पॉजिटिव के पास आए ना। तो फ्रॉम द फर्स्ट सिंस व्हाई द, उन्होंने एक्सप्लेन, अब उन ऑब्जर्वेशंस की एक्सप्लेनेशन दी। पहली एक्सप्लेनेशन क्या थी? मोस्ट ऑफ द एटम हैज empty space, therefore positive charge atoms in alpha particles passes straight through without any deflection, right? पहला पॉइंट समझ आया। फिर उन्होंने कहा कम एंगल से क्यों हुई, तो कम एंगल से हुई और ज्यादा एंगल से, उन्होंने कहा देयर मस्ट बी अ सेंटर, देयर मस्ट बी अ सेंटर ऑफ एन एटम व्हिच कंटेन्स द पॉजिटिव चार्ज। सेंटर ऑफ एटम होगा जो क्या होगा, और वो बहुत छोटा होगा। छोटा क्यों होगा? उन्होंने कहा देखो ये एटम है, एटम बहुत बड़ा है और ये छोटा सा है, यहां से जितनी रेज आ रही होंगी वो सारी क्या जा रही होगी, सीधी, लेकिन ये वाली डिफ्लेक्ट हुई और ये वाली ज्यादा डिफ्लेक्ट हुई होगी, ये ज्यादा डिफ्लेक्ट और ये हल्की डिफ्लेक्ट, और ये सब सीधी, यानी ये दो डिफ्लेक्शन है, ये दो डिफ्लेक्शन है। उन्होंने कहा वो जो सेंटर ऑफ एन एटम है, इट इज मस्ट बी अ पॉजिटिव चार्ज, एंड therefore when the alpha particles pass closer to it they deflected with larger angle, और वो थोड़ी सी उससे हल्का सा अवे थी तो they deflect with negative, and they deflect away क्यों हुए? सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो वो ज्यादा दूर चले गए। क्लियर हुआ उनका दूसरा पॉइंट? फिर मैंने भाई ठीक है, रिबाउंड क्यों हुए, टकरा क्यों गए? उन्होंने कहा भाई ये जो अल्फा पार्टिकल है, ये जो सेंटर है ना, ये ना जरूर, इसको उन्होंने नाम दिया इट इज अ न्यूक्लियस, इट इज अ, और ये बहुत डेंस है, ये बहुत डेंस है, सारा मास इसके अंदर कंसंट्रेटेड, और जितनी भी पॉजिटिव चार्जेस है वो किसके अंदर है, अल्फा पार्टिकल्स के अंदर है। देयरफॉर वहां पे अल्फा पार्टिकल्स आए लेकिन उनके पास जाने की जगह ही नहीं थी, इसलिए वो टकरा के चले गए। तो उन्होंने कहा इतने कम क्यों गए, इतने कम क्यों गए? तो उसके पीछे लॉजिक ये था कि द साइज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज वेरी वेरी स्मॉल। कितना छोटा? 1 लाख टाइम्स स्मॉलर देन द एटम। अगर एटम 1 लाख सेंटीमीटर है तो उसका न्यूक्लियस 1 सेंटीमीटर होगा, इतना छोटा डिफरेंस है। समझ आई बात?
तो उन्होंने बोला वो जो सेंटर ऑफ एन एटम को उन्होंने नेम दिया, इट इज ए न्यूक्लियस एंड इट इज कंसंट्रेटेड ऑफ होल मास, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स सारे किसके अंदर कंसंट्रेटेड है? न्यूक्लियस के अंदर। दिस पॉइंट इज क्लियर? तो इट इज ओके। अब मैं एक बार आपको मुझे 2 मिनट दो, फिर उसके बाद बात करता हूं। उन्होंने कहा गोल्ड फॉइल इज मेड अप, जैसे मैंने बताया गोल्ड फॉइल इज मेड अप ऑफ एन एटम। मैंने आपको एक्सप्लेन किया, एक बार हम बुकिश लैंग्वेज को देखते हैं। इफ द एटम वाज सॉलिड थ्रू आउट देयर वॉल्यूम, अगर एटम पूरा सॉलिड होता तो क्या होता? देन एवरी अल्फा पार्टिकल स्ट्राइकिंग देम शुड हैव चेंज देयर पाथ, और रिबाउंड पूरा सॉलिड होता तो क्या होता? टकराता, अपना पाथ चेंज होता या वापस। ध्यान से सुन ले भाई, ध्यान से सुन, सबके रजिस्टर निकले, कुछ ना कुछ लिख रहे, तू खाली पिकनिक बना रहा है यहाँ पे। बुक बंद कर दो, मेरी क्लास में बुक नहीं खोल सकते। रजिस्टर नहीं, बुक का बोला मैंने। So, since most of the alpha particles pass straight through the gold foil without any deflection, right? So it shows that there is a lot of empty space in the atom. पहली ऑब्जर्वेशन जो हमने डिस्कस की, पूरा उसका रीजन भी सेम दिया। सेकंड, now the observation that some alpha particles deflect through small and large angle shows that there is a center of positive charge. एटम के अंदर कोई सेंटर है जो पॉजिटिव चार्ज का है, और जब अल्फा पार्टिकल उसके पास से निकले तो वो क्या हुए? डिफ्लेक्ट हुए। क्लियर है बात? Okay, a very few alpha particles are turned back on their path. This fact cannot be explained only on the basis of repulsion. Repulsion से खाली explain नहीं हो सकता था, तो उन्होंने कहा भाई रिबाउंड हुए जरूर, वो बहुत क्या है, छोटा है और डेंस है, भरा पड़ा है। मैं खाली रोड पे भाग सकता हूँ, लेकिन कश्मीरी गेट की मेट्रो स्टेशन के अंदर नहीं भाग सकता। मैं खाली रोड पे, खाली रोहिणी के 18 सेक्टर के मेट्रो स्टेशन में भाग सकता हूँ, लेकिन भागते हुए मेट्रो के अंदर चढ़ सकता हूँ, लेकिन कश्मीरी गेट में जो मेट्रो आती है उसके अंदर भाग के अंदर नहीं घुस सकता। भरी हुई है, पूरी भरी हुई है भाई, घुसूंगा भाग के, टकरा के पीछे रिबाउंड होऊंगा, है ना वो, बिकॉज इट इज डेंसली populated by protons and nucleus, right? The observation that a very few alpha particles completely rebound on hitting the gold foil show that nucleus is very dense and hard, which does not allow the alpha particles to pass through it. This is clear? So since the nucleus is very dense, practically the whole mass of the atom is concentrated in the nucleus, क्योंकि उन्होंने बताया कि सब इसके अंदर ही है, और न्यूक्लियस का मैंने आपको साइज भी बता दिया। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से 3 चीजें पता चली। सबसे पहले हुई कि उन्होंने बताया द सेंटर ऑफ, देयर इज अ सेंटर ऑफ एटम व्हिच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड दैट सेंटर ऑफ एटम इज नोन एज न्यूक्लियस। क्लियर है? एंड न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द एटम, राइट? नहीं बेटा, न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन्स होते हैं। अब और उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन्स बाहर। अभी उन्होंने फिर उनसे पूछा, लोगों ने, भाई जैसे भी कोई पूछा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ थे, तो अभी अभी हम आएंगे उस पे, अभी हम उस पे भी आएंगे। ये बात क्लियर है? सर उसने पार्टिकल से लाइट पास की, तो जो स्ट्रेट लाइंस गई वो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट की क्या एटम? बेटा 1 लाख साइज बड़ा, इतना बड़ा एटम है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है इतना सा, यहां से तो सब पास सीधे निकलेंगे ना, यहाँ पे हजारों लाइटें जा रही है, सब कहाँ जा रही होंगी? सीधी। यहां से एक आधी डिफ्लेक्ट हो गई या इसकी तरफ मुड़ गई होगी, बाकी तो सब सीधी गई। गॉट इट? नेगेटिव नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई होगी ना। ये बात सबको क्लियर हो गई है गाइस? ओके। तो फिर आपके बाद में आया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस इज द सेंटर ऑफ एन एटम। न्यूक्लियस इज द सेंटर ऑफ एटम which is very small than as compared to the whole atom, right? And whole mass of an atom is concentrated in the later on, जब न्यूट्रॉन्स पता चले तो वो भी पता चला, क्योंकि सारा एटम का मास न्यूक्लियस के अंदर है, तो न्यूक्लियस कंसिस्ट्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये बात क्लियर हो गई है? And what is the comparison of the size of the neutron and an atom? सर 1/100 1 लाख टाइम्स। न्यूक्लियस इज 1 लाख टाइम्स स्मॉलर देन दैट ऑफ एन एटम। सोचो, इतना बड़ा और इतना छोटा, इससे भी बड़ा और साइज का डिफरेंस होगा। सोचो एक एटम इतना छोटा और उसके अंदर न्यूक्लियस है वो 1 लाख टाइम, मतलब एक एटम, कहते हैं ना 1 सेंटीमीटर अगर मैं गोल्ड लेता हूं तो उसके अंदर मैं लाइन वाइज लगाऊं तो पता नहीं 1.5 या 3 करोड़ एटम्स गोल्ड के लगते हैं। यस, ओके, ये बात समझ आई। अब उसके बाद रदरफोर्ड ने मॉडल ऑफ एन एटम दिया। रदरफोर्ड ने क्या दिया? तो मैं कुछ पॉइंट्स लिखूंगा,
बोलूंगा उसको एक बार आप लिखना चाहो लिख लो, थोड़ा हेल्पफुल रहेगा, नोट्स में मिलेंगे, फिर उस पॉइंट्स को हम एक्सप्लेन करेंगे। देखो रदरफोर्ड ने जब मॉडल दिया होगा तो उसने ना सब चीजें बताई होगी, खाली ये नहीं जो उसने डिस्कवर किया, जो पहले से उसने क्या बताया होगा, देन एटम कंसिस्ट ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्ट। उस टाइम टू थे, हम 3 लेंगे। उन्होंने एटम कंसिस्ट ऑफ पहला उसने अपना पॉइंट बताया, एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज डेंस very small nucleus containing all the protons and neutrons in it। पहला पॉइंट क्या है, यहां लिखो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। उसने क्या बताया, एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज वेरी डेंस, ठीक है ना, पॉजिटिवली चार्ज वेरी डेंस न्यूक्लियस, वेरी डेंस एंड वेरी स्मॉल, लिख दो डेंस एंड वेरी स्मॉल न्यूक्लियस which consists of all the and which protons and neutrons in it। An atom consists of a positively charged dense and very small nucleus। यानी कि एक एटम पॉजिटिवली चार्ज डेंस और वेरी स्मॉल न्यूक्लियस कंटेन करता है। तो न्यूक्लियस का चार्ज उन्होंने बताया कि पॉजिटिव है, क्यों है, क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स भी है, लेकिन न्यूट्रॉन्स का कोई चार्ज नहीं है, तो ओवरऑल चार्ज क्या हुआ, पॉजिटिव। अरे रिद्धि भी नहीं आई आज? हाँ आदित्य घूमने गया हुआ है, पिकनिक। तेरा दोस्त नहीं आया, उदास नहीं है तू? पहला क्लियर है। उन्होंने बताया न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। पहला पॉइंट उन्होंने बताया कि एक बहुत छोटा सा डेंस जिसके अंदर प्रोटॉन्स 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 और न्यूट्रॉन्स पड़े हैं, छोटा सा और डेंस, राइट। सेकंड उन्होंने बताया अ न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ एंड एट वेरी हाई स्पीड। और उन्होंने उसके साथ बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उसके उस पे घूम रहे हैं चारों ओर एट वेरी हाई स्पीड, एंड उनको उन्होंने नाम दिया ऑर्बिट। दोबारा बोलता हूं, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ एट वेरी हाई स्पीड। सॉरी, involved, the electrons are revolving around the nucleus at in circular path at very high speed। एंड उन्होंने सर्कुलर पाथ को नाम दिया ऑर्बिट, द सर्कुलर पाथ आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। अभी उन्होंने कुछ नहीं बताया था इस बारे में, हर एटम के अलग है। KLMNOP वो आगे, वो नील बोर ने, इन्होंने नहीं बताया ये, इन्होंने बताया ऐसे, इन्होंने एक दो एटम्स के बारे में बताया और ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था। यहां तक क्लियर है। थर्ड है द इलेक्ट्रोस्ट, अब उन्होंने बताया फिर ना, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आपस में इकट्ठे कैसे रहे। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ the electrostatic force between the positively charged protons and negative charged electrons hold them together। The electrostatic force between the positively charged protons and negative charged electrons positive charged protons and negative charged electrons hold them together। क्योंकि एटम ऐसे है, इलेक्ट्रॉन नीचे क्यों नहीं गिर रहे, बिकॉज एक दूसरे से वो अट्रैक्टेड है, पॉजिटिव चार्ज। एंड द नंबर ऑफ, उसका अगला पॉइंट है द ओवर द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज इट कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। हाँ बेटा, वो तो एक अंदर बंद है शेल के अंदर, और प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, इसलिए अंदर चिपके हुए साथ साथ।
न्यूट्रॉन बेटा, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एक शेल के अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर है, ये एक अंडा है, इसके अंदर है, कहां से जाएंगे बाहर? सर तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम्स के वो दूसरा जो एटम होता है उसको भी अट्रैक्ट करते कुछ नहीं करते आप, वो छोड़ दो। हैं। द एटम इज ओवरऑल neutral because it contains equal number of protons and electrons. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होल्ड ईच अदर। नहीं तो एक एटम देखो, ये है, मैंने मोबाइल उठाया, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन नीचे क्यों नहीं गिर रहे? एटम से बने ना, क्योंकि वो एक जो प्रोटॉन, अगर ये न्यूक्लियस है, इसके चारों इलेक्ट्रॉन्स इससे अट्रैक्ट हुए पड़े, जो चिपके पड़े घूम पा रहे हैं। नहीं तो अर्थ कैसे घूम पा रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसा ही है कि जो वो ग्रेविटेशनल फोर्स साइज के कारण है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है चार्ज वाला फोर्स, उस चार्ज के कारण भी वो उसके लिए चारों ओर घूम रहे हैं, नीचे नहीं गिर रहे। कभी देखा अर्थ नीचे गिर गई सन से? राइट। पांचवा पॉइंट ये वाला लिख लिया। नेक्स्ट इज मोस्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द इन एन एटम इज एम्प्टी। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। अब उन्होंने एक हाइड्रोजन का वो बताया था, हाइड्रोजन एटम और हीलियम एटम। ये उन्होंने हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर बनाया कि एक प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन है, उसके अंदर न्यूट्रॉन्स नहीं होता। हाइड्रोजन में देयर इज नो न्यूट्रॉन, कीप इट इन माइंड, देयर इज नो न्यूट्रॉन इन द, क्लियर है बात? और फिर उन्होंने दूसरा जो बनाया था वो हीलियम का बनाया था। उन्होंने दिखाया इस तरह से हीलियम के अंदर दो प्रोटॉन्स होते हैं, दो न्यूट्रॉन्स होते हैं और दो, तो तो दो प्रोटॉन्स और ये तो अंदर है न्यूक्लियस के, और दो इलेक्ट्रॉन्स के चारों ओर घूम रहे हैं। इसके बाद उनका आया, फिर जब उन्होंने बताया तो कई लोगों ने बाद में उनकी बात को, मॉडल को गलत प्रूफ कर दिया ही। अब आप क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम? तो उसका है, ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। वो क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया? अब ये क्या है ना? अब हम उसके बारे में बात करते हैं। यहां तक सबको समझ आ गया? समझ आ रहा है बेटा? कुछ नहीं समझ आ रहा? क्या, कहां अटक रहे हो? तुमने, मैंने ना पापा को बोला था, लेट आए हो, एक दो क्लासेस मिस किए। यार एटम के तीन चार्ज होते हैं, आपको यही नहीं पता होगा। एटम के तीन पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स का चार्ज होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का होता है नेगेटिव और न्यूट्रॉन का न्यूट्रल। अभी हम ये बात कर रहे थे कि कैसे ढूंढा, वो हमने दो क्लासेस में पीछे कर चुके हैं इसके बारे में। आज हम देख रहे हैं कि उसका मॉडल जब मिल गए तो वो अरेंज कैसे हुए। तो अभी हमने एक उसका पढ़ा था थॉमसन का, और फिर हमने पढ़ा रदरफोर्ड का, कि रदरफोर्ड ने बोला भाई प्रोटॉन्स इस तरह लगे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे। अब रदरफोर्ड ने बोला प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक अंडे के अंदर होंगे, वो अंडे को उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है तो प्रोटॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन्स के चारों ओर घूम रहे हैं, जैसे ऑर्बिट में सन घूम रहा है। सन नहीं घूमता, अर्थ घूम रही है या प्लैनेट्स घूम रहे हैं। समझ आई यहां तक? ये बात समझाई। अब इसके बाद लेकिन इसका ड्रॉबैक था कि उन्होंने वो एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पाए। अब स्टेबिलिटी के बारे में क्या पॉइंट है, अब हम ये बात करेंगे। अब उन्होंने कहा, देखो दो चीज याद रखना, व्हेन ए बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कुलर मोशन इट इज नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन। डू वी नो दैट? अब उन्होंने कहा कि व्हेन एन एटम, व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी ऑफ फिजिक्स है। सर प्लीज यहां देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये बात आपको याद होगा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए सर्कुलर मोशन तो उसको कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन।
क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन में वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो उसको एक्सेलरेटेड बोला गया। अब उन्होंने कहा कि व्हेन और इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी है एक फिजिक्स की जो ये कहती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड मोशन में घूम रहा है तो वो एनर्जी लूज करता है। वो क्या करता है? एनर्जी लूज करता है। साइंस में हम बेटर लैंग्वेज यूज करेंगे कि कहते हैं इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन एन एक्सेलरेटेड मोशन देन इट विल रेडिएट द एनर्जी। वो क्या करेगा? यहां तक समझ आया बात? पक्का? अब उन्होंने कहा कि भाई ये न्यूक्लियस है। सर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसी मोशन में रहेगा तो वो तो लूज या करेगा ही। हाँ, तो ये फिजिक्स कहती है कि कोई भी किसी मोशन में है तो करेगी। अभी आप रुक जाओ। और उन्होंने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां पे इस राउंड पे घूम रहा है, यहां से यहां तक गया, ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन में घूम रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या होगी? जब वो बहुत तेज घूम रहा है, उस एनर्जी लूज नहीं कर रहा, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा। किसकी तरफ? पॉजिटिव चार्ज की तरफ, क्योंकि वो तेज घूम रहा है। जैसे अर्थ घूम रही है, अर्थ अट्रैक्ट नहीं हो पा रही क्योंकि वो फिक्स स्पीड से घूम रही है। लेकिन जब वो एक्सेलरेटेड मोशन में है तो एनर्जी क्या कर रहा है? हेलो, हेलो, मेरी मम्मी, मम्मी मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मेरी मोबाइल पे रिकॉर्डिंग हो रही होती है क्लास की यार। थोड़ा बहुत समझ आ रहा है? एक दो दिन लगेंगे। इट इज ओके टू नाउ यू थोड़ा बहुत। अब वो उन्होंने कहा जब एनर्जी लूज हो रही है तो क्या हो रहा है? उन्होंने कहा जब एनर्जी लूज हो रही है तो उसकी स्पीड कम होगी, राइट? जब एनर्जी लूज हुई तो स्पीड कम। मैं भाग रहा हूं, मेरे पीछे कोई भाग रहा है, मैं तेज भागी जा रहा हूँ, एक ही स्पीड से भाग रहा हूँ, वो भी एक स्पीड से भाग रहा है, तो ना वो मुझे कभी नहीं पकड़ सकता पूरी लाइफ। लेकिन मेरी स्पीड कम होने लगी तो वो मुझे पकड़ने लगा। अब यहाँ पे जब स्पीड कम होने लगी तो हुआ क्या कि ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो था वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होने लगा, वो पुल करने लगा उसको। अब क्यों पुल करेगा? इसके अंदर एक प्रोटॉन तो है नहीं, 5 6 7 हो सकते हैं हर तरह के एटम के हिसाब से। अब वो बहुत सारे एटम्स है, वो एक इलेक्ट्रॉन को, एक बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन, उसको अपनी ओर वो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो उन्होंने कहा कि वो जब एनर्जी लूज करेगा तो उसका रास्ता भी छोटा होगा और वो अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, तो वो उसका रास्ता इस तरह से छोटा होगा। वो जैसे फिर और राउंड लेगा तो वो और एनर्जी लूज करेगा, इट विल गो मोर स्लोअर एंड द फाइनली द इलेक्ट्रॉन शुड कोलैप्स इन द न्यूक्लियस। लेकिन आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। आज तक हुआ ऐसा नहीं, तो अब तक तो हजारों लाखों करोड़ों खरबों साल हो गए, दुनिया खत्म हो जाती, मैटर खत्म नहीं हुआ। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्यों है? उन्होंने भाड़ में जाओ, मैं नहीं बता रहा ना, मुझे पता है। ऑब्वियस उसके आंसर नहीं था, बट उनकी डिस्कवरी फिर भी फिनोमिनल थी कि उन्होंने न्यूक्लियस ढूंढा और थोड़ा सा हिंट दिया कि क्या हो सकता है। यस सर। सर जो इलेक्ट्रॉन है आपने ऐसे में पहले बताया था कि जो अर्थ है वो उससे थोड़े थोड़े फोर्स के साथ जब मून को पुल करती है तो उसकी वो दो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, एक फोर्स ऐसे होता है और एक फोर्स ऐसे। तो इधर की तरफ से ज्यादा फोर्स लगाया जाता है क्योंकि अर्थ यहाँ से इसको यहाँ से खींच रही है, तो ये यहाँ मूव होता है 90 डिग्री में, यहाँ नहीं जा पाता है। हमने ये बात की थी। लेकिन वो अभी मैं उसी बात पॉइंट पे आ रहा हूँ। इसके बाद इस स्ट्रक्चर को जो प्रूफ नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए, इसको जो प्रूफ किया वो किया नील बोहर ने। किसने किया? तो इस एटम को करेक्ट किसने किया? नील बोहर ने। नील बोहर ने बताया कि इफ एन एटम, इफ एन इलेक्ट्रिक सब्सटेंस मूव्स इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट, उसने फिक्स्ड ऑर्बिट के बारे में नहीं बताया, तो समझा था एक ऑर्बिट। उन्होंने बताया इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट एंड ऑल, इवन इफ इट इज इन एक्सेलरेटेड मोशन, इट विल नॉट लूज द एनर्जी। उसके पीछे रीजन अर्थ का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे सन है, दिस इज, यहाँ पे अर्थ का ऑर्बिट है ना। इसके अगर हम ज्यादा आगे आ गए, ऑर्बिट बहुत बड़ा है सन का, यहां से लेकर यहां तक ऑर्बिट है क्योंकि बीच में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, वो सब अर्थ के ऑर्बिट में है, सन के ऑर्बिट में। इस ऑर्बिट में अर्थ है। अर्थ, देखो सन और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत बहुत स्ट्रांग है। सन के अगर हम ऑर्बिट से थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे
तो हम पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, हम हो सकते हैं दूसरी गैलेक्सी में ना चले जाए, और अगर हम ऑर्बिट से थोड़ा पास आ जाए तो विद इन फ्यू सेकेंड्स हम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, सन के अंदर घुस जाएंगे। ठीक है, लेकिन ऑर्बिट में क्या होता है कि सन यहां से इसको अपनी ओर खींच रहा है, लेकिन सन की जो ग्रेविटेशनल पावर है ना वो सब जगह है, यहां भी ग्रेविटेशनल पावर है, समझ रहे हैं, ये तो चारों तरफ से ताकत लगा रहा है। तो जब यहां से खींचा, लेकिन इनिशियली बिल्कुल इंस्टेंटली यहां से भी इसको ताकत मिल रही है और यहां से बहुत सारी ताकतें आ रही है, तो ये एक ताकत और ये बहुत सारी ताकत, तो इसके कारण क्या हुआ, ऑर्बिट वाला सब्सटेंस वो यहां से यहां आ गया, एनर्जी लूज ही नहीं हो पा रही क्योंकि उसको दूसरी एनर्जी मिल रही है, कौन सी, ग्रेविटेशनल फोर्स की, राइट। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स से वो वहां खींचा जा रहा है और वो बिना एनर्जी लूज किए गोल गोल घूम रहा है। लॉजिक समझ आया, ये हमें एक्सप्लेन नहीं करना, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूं। तो इसी तरीके से अगर कोई चीज अपने एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रोटेट करती है तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करती है, वो कंटिन्यूसली मूव करती रहती है, ये उन्होंने बताया नील बोर्ड ने। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि देयर आर एनर्जी लेवल्स इन एन एटम, क्या है, एनर्जी लेवल, और ईच एनर्जी लेवल हैज अ लिमिट टू कंटेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हर एक एनर्जी लेवल की इलेक्ट्रॉन्स, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आप, ठीक है। तो पहला उन्होंने बताया द इलेक्ट्रॉन्स कुड रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ओनली सर्टेन ऑर्बिट, सर्टेन, किसी भी ऑर्बिट में नहीं, सर्टेन, और ऑर्बिट ऐसा होना चाहिए जहां से उसका सेंट्रीपिटल फोर्स बिल्कुल इक्विवेलेंट हो, ना वो अंदर जा सके ना, जैसे मून हमारे ऑर्बिट में है, अगर मून थोड़ा सा अंदर आ गया तो घुस के अंदर आ जाएगा, थोड़ा सा पीछे चला गया तो मार्स में ना चला जाए, कहीं और ना चला जाए। और दूसरा, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट और अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल अराउंड द न्यूक्लियस, द इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी, क्योंकि आपने जब वो अपने एक ऑर्बिट में है, कभी देखा है, सुना है, आज मून ने अपनी घूमते हुए एनर्जी लूज कर दी है और वो अर्थ के अंदर घुसने वाला है, कभी न्यूज आई ऐसी, बिकॉज मून कैन नॉट डू दिस, वो अपने ऑर्बिट में चीज घूम रही है तो वो हमेशा खरबों अरबों साल तक घूमती रहेगी। ये पॉइंट क्लियर है। अब उन्होंने क्या कैसे एक्सप्लेन किया, उन्होंने ना, मैं अभी एटम को बाद में बताऊंगा, अब उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। उन्होंने कहा भाई ये न्यूक्लियस है, छोटा सा, इग्नोर मारो इसको। अब बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं, जैसे सन के बहुत सारे ऑर्बिट है ना, 12 ऑर्बिट तो हमें पता है, मरकरी, वीनस, मार्स, अर्थ, हम अपने एक ऑर्बिट में घूम रहे हैं, दूसरा अपना ऑर्बिट में घूम रहा है, लेकिन वो सारे ऑर्बिट इतने हैं, ना वो अंदर जा सकते हैं ना बाहर जा सकते हैं, राइट। तो उन्होंने बताया कि यार ये एक तो ना, ये मेरे सर्कल बड़े अच्छे बनते हैं, सर अगर हम इसकी ऑर्बिट को डिस्टर्ब कर दे तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हाँ करके देख, कल बैठियो, सर नहीं है। अरे ट्राई करने में क्या है, ओके सर। ठीक है, ओके सर। अभी रुक जाना। मैं ना ऐसे ही बना रहा हूँ, ठीक है। अब उन्होंने ना ऑर्बिट्स के नाम भी बताए, उन्होंने बताया ये न्यूक्लियस है, जो पहला ऑर्बिट है उसको उन्होंने बोला के या एनर्जी लेवल 1, दूसरे ऑर्बिट का नाम दिया के एल एम, तीसरा के एल एम एन। अब उन्होंने कहा ईच ऑर्बिट, ईच एनर्जी, इनको एनर्जी लेवल बोला गया, एंड ईच एनर्जी लेवल कैन कंटेन अ मैक्सिमम एंड फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उतने या उससे कम, ज्यादा नहीं।
और उसका उन्होंने फॉर्मूला बताया 2n²। क्या बताया? एंड n इज नंबर ऑफ न्यूक्लियस या नंबर ऑफ एनर्जी लेवल इज नंबर ऑफ। अब देखो पहला शेल जो है इसका नंबर है 1, ठीक है, इसका 2, तो पहले के अंदर कितने आएंगे? 2n², 2 1 का स्क्वायर दैट इज 2 इंटू 1, यानी कि 1 या 2, मैक्सिमम इसके अंदर 2 आ सकते हैं। इसके अंदर दूसरा कौन सा है? सेकंड, 2 2 का स्क्वायर 4 टू द 8। 3 कौन बोला? मैंने 3 सुना। थर्ड में आएंगे, थर्ड 3 3 9 9 टू द 18, फोर्थ में 32। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स में रिवॉल्व, ये उन्होंने स्ट्रक्चर बताया। अब उसके बाद उन्होंने जो स्ट्रक्चर बताया उसके बारे में अभी हम बात करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको ये एनर्जी लेवल के बारे में थोड़ा सा समझ आया। अब मैं आपको ना अलग अलग आइटम्स के बारे में बताता हूँ। अब रुक जाते हैं 2 मिनट। जैसे कि मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ। ऑक्सीजन के अंदर 8 एटम, 8 इलेक्ट्रॉन्स है और 8 प्रोटॉन्स है। कितने हैं? अब हम इसको बिना ड्रॉ किए बनाएंगे। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो न्यूक्लियस के अंदर है, बनाने की जरूरत नहीं। हमें क्या लिखना होता है? 8 प्रोटॉन्स एंड 8 न्यूट्रॉन्स, इस तरह से। अब शेल्स के L M N, टोटल कितने हैं उसके पास इलेक्ट्रॉन्स? 8। पहले शेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 2। तो पहले में 2 आ गए, कितने बचे? 6। अब दूसरे में 8 आ सकते हैं, 8 या 8 से कम, तो दूसरे में उसके आ गए 6, खत्म, बाकी उसके शेल ही नहीं। अगर मैं पोटेशियम की बात करता हूं तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है, कैल्शियम की बात करता हूं उसका एटॉमिक नंबर है 20। कैल्शियम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 20। तो उसके अंदर K L M N, K में 2, कितने बचे? 18। 18 है ना, 8 से तो ज्यादा है, तो इसके अंदर हमने 8 रख दिए। कितने आए? 10। लेकिन याद रखना किसी में भी 18 नहीं डालने आपने। इसके बाद जितने भी शेल्स हैं 8 8 8 डालने हैं। वो लिमिट है, लेकिन वो रख नहीं पाते। वो क्या होता है, वो जो ऑर्बिट है वो ओवरवेट हो जाता है और वो दब के अंदर जा सकते हैं। इसलिए एटम्स क्या रखते हैं? अगले में भी 8 ही रखेंगे। तो यानी अब कितने होंगे? 2 + 8 10, 10 + 8 18, और आखिरी शेल में कितने रह गए? समझ आया थोड़ा सा बात? 18 की कैपेसिटी है, बट दे कैन नॉट होल्ड इट। वो हैवी इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, या वो 11 12 में पढ़ेंगे, अभी हम नहीं देखेंगे। 8 से ज्यादा कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने अंदर नहीं रखता है। हमने एटॉमिक नंबर 1 to 20 तक करना है। अभी एटॉमिक नंबर भी थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे। यहां तक थोड़ा सा। अब उन्होंने क्या बताया, उनका जो स्ट्रक्चर मॉडल उन्होंने सबसे पहले बताया एन एटम कंसिस्ट्स ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या बताया? एटम, सीधे बैठो, एटम कंसिस्ट्स ऑफ। भाई साहब आप भी बोल सकते हो ना, मैंने बोली ना बात, उसके बाद आप भी बोलोगे तभी कंसंट्रेशन होगी ना। एन एटम कंसिस्ट्स ऑफ फर्स्ट प्रोटॉन्स, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज एंड न्यूट्रल। ठीक है यार, तो न्यूरॉन भाई नर्व सेल होते हैं। ओके एंड उसके बाद उन्होंने सेकंड बताया लोकेशन ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर लोकेटेड इन विच इज वेरी, हाँ वे होल मास। अब उसके बाद उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बताया कि पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब उन्होंने जो बताया, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स राउंड रैपिडली, रिवॉल्व्स राउंड द न्यूक्लियस। उन्होंने क्या बताया? द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व रैपिडली राउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। क्या कहा गया उनको? 5 मिनट बोल दे। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व रैपिडली राउंड द अर्थ न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट। फिक्स्ड ऑर्बिट जरूरी है, क्योंकि ऑर्बिट फिक्स नहीं है तो कहीं किसी भी ऑर्बिट में गया तो घुस सकता है अंदर या बाहर चला जाएगा, राइट? एंड ही नेम्ड दिस एनर्जी लेवल एज KLMNO और 1 2 3, राइट? एंड उन्होंने बताया देयर इज अ लिमिट ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ईच एनर्जी लेवल कैन होल्ड। देयर इज अ number of limit, there is a limit of the number of electron each energy level can hold, and that limit is defined by 2n²।
वेयर एन इज द नंबर ऑफ एनर्जी वो शेल का नंबर है। जैसे पहला शेल, उसको शेल एनर्जी लेवल को शेल्स भी बोला जाता है। वो शेल्स का क्या है, नंबर है। अगर मैं थर्ड शेल की बात करूंगा तो उसके अंदर कितने आएंगे, तो मैं कहूंगा 2। थर्ड शेल है तो n की जगह मैंने 3 लगाया और स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 टू द 18। अगर मैं फिफ्थ शेल की बात करता हूं तो 2 5 का स्क्वायर, राइट। समझ आया किस तरीके से उन्होंने बताया कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ये आपको अब समझ आई ये बात थोड़ी सी। एंड नेक्स्ट, और उन्होंने बताया ईच एनर्जी लेवल इज एसोसिएटेड विद फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी and there is no change in the energy of electron as long they keep revolving around the same orbit, right। लेकिन अगर वो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स में जंप कर जाते हैं, जैसे हमने शेल्स बताए थे के एल एम, हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर जाए तो एनर्जी उसकी डिक्रीज हो जाएगी, हो जाते हैं होते हैं। और कुछ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं कि यहां से यहां चले जाए तो इट विल गेन द एनर्जी। क्लियर है। तो देखिए अगर वो एक ही ऑर्बिट में घूम रहे हैं तो इसकी एनर्जी फिक्स्ड है, राइट। एंड इफ इट जंप फ्रॉम ए लोअर एनर्जी लेवल टू ए हायर एनर्जी लेवल, और व्हेन इट कम्स डाउन फ्रॉम अ हायर एनर्जी लेवल, देन व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स गेन एनर्जी इट जंप फ्रॉम ए लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। एंड ठीक है, ये बात क्लियर हुई है सबको। देखो एनर्जी लेवल बहुत चीजों से मैटर करता है कि इसकी घूमने की ताकत तेज तब होगी जब इसको कोई खींच नहीं रहा होगा, जब उसको कोई खींचेगा कब, जब खींचता कौन है इनको, प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स के पास हो गए तो खींचने की ताकत ज्यादा है तो उनकी एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। जैसे जैसे पीछे जाते जाओगे एनर्जी लेवल बढ़ती रहेगी। ये क्लियर है। ठीक है, इसके ऊपर मैं थोड़े से कल आपको नोट्स आपको प्रोवाइड करता हूँ, जिसको एक बार स्टडी करेंगे और फिर लॉजिक क्लियर होगा, और एक बार छोटी सी इसके एक्सप्लेनेशन पे फिर वर्क करेंगे। ठीक है, एक छोटी सी होता क्या कि ये चैप्टर ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इस चैप्टर को जैसे अभी हमने समझा, हमें लगा समझ आया, कल आप थोड़ा सा पढ़ेंगे इसको, परसों की कल मिल जाएंगे नोट्स, परसों तक आप पढ़कर आएंगे। जब आप पढ़ेंगे उसके बाद फिर हम एक्सप्लेन करेंगे, तो जैसे इसको कुछ समझ नहीं आया तो काफी डाउट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, और आपको लॉजिक क्लियर हो जाएगी हो क्या रहा है। फिर उसके बाद हमारा टॉपिक छोटा सा रह गया, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, ठीक, आइसोटोप्स, और एंड चलो मैं आइसोटोप्स के बारे में बता देता हूँ। आइसोटोप्स क्या होती है, इट इज रिलेटेड टू द कारगिल, इट इज रिलेटेड टू द कारगिल। बेटा मैं बता रहा हूं कि कारगिल में बर्फ है और वहां पे आर्मी के तोप भी पड़ी है, तो इट इज आइस और टॉप। छोड़ना, बाकियों को समझ आया, मुंह देखो उनके जिनको समझ आ गया। समझ आया बेटा, आइसोटोप। ठीक है, ऐसे ही एक होता है आइसोमर, जो आदमी बर्फ में मर गया। ठीक है, ये तो अच्छा है। हाँ क्यों, आइसोमर्स और आइसोटोप थोड़े से कंफ्यूजिंग है इजी, लेकिन हम कंफ्यूज होते हैं। बट आई होप कि थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग रही होगी क्लास। परसों तक अब तो वैसे उसकी जरूरत ही नहीं है, किसकी एनिमेशन यहाँ तक चाहिए थी और हमने बनाई नहीं। स्टॉप द रिकॉर्डिंग।